नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल होंगे रवाना। सहभागी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर दी शुभकामनाएं। अमित शाह, नितिन गडकरी समेत एनडीए के नेता, कई दिग्गज भी बने ऐतिहासिक पलों के साक्षी। पवन कल्याण और नारा लोकेश समेत कई मंत्रियों ने ली शपथ। ओडिशा को आज पहली बार मिलेगा भाजपा का मुख्यमंत्री। अब से थोड़ी देर में मोहन चरण मांझी लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रभाती परिदा और केवी सिंह होंगे उप मुख्यमंत्री। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौबीस जून से 3 जुलाई के बीच 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और अभिभाषण पर भी होगी चर्चा। 27 जून से 3 जुलाई के बीच राज्यसभा के सत्र की कार्यवाही। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी किए ढेर। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी हुआ शहीद। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार। दिल्ली सरकार से पूछा, टैंकर माफिया के खिलाफ क्या लिया एक्शन। दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। मामले में कल फिर से सुनवाई। जल संकट पर भाजपा का भी राज्य सरकार पर निशाना। टैंकर माफिया के साथ साठगांठ का लगाया आरोप। T20 विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अमेरिका की चुनौती। जीत के रथ पर सवार दोनों टीमों की नजर सुपर 8 में जगह बनाने पर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अजय टम्टा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि इटली की प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इटली के उल्या जाएंगे। ये शिखर सम्मेलन 14 जून को आयोजित किया जाएगा, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये लगातार तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। At the invitation of Honorable Prime Minister of Italy, Honorable Prime Minister Modi ji will be travelling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. The visit assumes a significance as this will be
Honorable Prime Minister's first overseas travel after assuming office in his third consecutive term. This will be India's 11th participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि इससे उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व के नेताओं के साथ भारत को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। Prime Minister's participation in the G7 summit would also provide a timely opportunity to follow up on outcomes of the G20 summit held under India's presidency last year and deliberate on issues which are significant for the global south. On the sidelines of the G7 summit in Italy, Prime Minister is also expected to hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the outreach countries and the international organizations. G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव ने बताया कि 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस रहेगा। The G7 summit under Italian presidency has chosen some key priorities for the current year. In broad terms, these are: first, conflict in Russia, Ukraine, Middle East with its consequences for the global agenda. Secondly, relationship with developing nations and emerging economies with focus on Africa and the Indo-Pacific region. Third, migration together with climate energy linkages and food security. And last but not least, the artificial intelligence. लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। वे 13 जून से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली के अपुलिया में हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के चंद दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी 14 जून को अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इटली के अपुलिया प्रांत में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। खूबसूरत एड्रियाटिक समुद्र के किनारे हो रहे इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेता जब शिरकत करने आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उनमें से एक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एक आउटरीच सेशन को भी एड्रेस करेंगे, जहां पर वो हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का समूह है, जिसके सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इटली में हो रहे G7 के शिखर सम्मेलन का फोकस यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों पर केंद्रित होगा। G7 चाहेगा कि इस सम्मेलन में अपने उस प्लान को पारित कर सके जहां जब्त रूसी संपत्तियों के द्वारा यूक्रेन की युद्ध प्रणाली को फंड किया जा सके। वहीं भारत ऐसे किसी भी प्लान से दूर रहना चाहेगा। भारत एक बार फिर दोहरा सकता है कि इस मसले का हल बातचीत और कूटनीति से हो सकता है, युद्ध से नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बोर्गो ए नाजिया, इटली। आगे बढ़ते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने नायडू को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने विधानसभा की 175 में से 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है।
वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नायडू कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश को भी मंत्री बनाया गया है। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरों को मौका दिया है। इसी के साथ टीडीपी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष के नायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदेडला मनोहर भी कैबिनेट में हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सत्य कुमार ने भी नायडू कैबिनेट में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें वंगलपुड़ी अनिता, गुम्मदी संध्या रानी और एस सविता को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जम्मू में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमलों में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। बाकी अभी कई इलाकों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ है। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। वहीं डोडा में भी चत्तरगला इलाके में बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस पर फायरिंग की थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। चत्तरगला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली में पानी की चोरी कर रहे हैं और दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि हर गर्मी में यहां पानी की दिक्कत होती है, आपने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत कल फिर मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली में क्या है जल संकट की वास्तविक स्थिति और क्या वाकई में है दिल्ली के लोग पानी को लेकर परेशान? इसका ग्राउंड जीरो पर त्रिलोकपुरी में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो टैंकर हैं उनके जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पानी के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। कितने दिनों से पानी की दिक्कत है? कम से कम 2 साल हो गई। 2 साल से पानी की बिल्कुल दिक्कत है। तो पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर आप? टैंकर का इंतजार तो मतलब देखते ही रहते हैं। अब कम से कम 50 पब्लिक खड़ी हुई है। कितने रोजाना टैंकर आप सप्लाई कर रहे हैं? सर हमारे 6 ट्रिप है। मेरा नाम टीटू सिंह है और सर हम जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत परेशानी है झुग्गियों में, मकानों में, तो वहाँ पानी हम देख के आते हैं। 3-4 दिन तो परेशान है। लाई भी करते हैं पानी के लिए, कोई नहीं भरने देता। हमने लाइन भी नहीं जुड़वानी थी। 3-4 दिन तो हम परेशान है पानी के लिए। पीने के लिए नहीं है, इसलिए हम पानी भरने आए हैं इधर। कितनी बार आते हो भरने के लिए? जब टैंकर आता है जब ही आ जाते हैं, सुबह शाम। पानी के लिए तो बहुत दिक्कत है। कहाँ ले मोर पानी खरीदे? भैया पैसा वालों तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम लोग के बस का नहीं। 20 रुपया बोतल पानी आता है। 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जरा सा पानी आ रहा। कंप्लेंट करने जा रहे, कोई सुनता नहीं मेरी। की समस्या कई सालों से बरकरार है। अगर पानी आए तो हम फिर टैंकर क्यों मंगाए? क्यों परेशान हो? रात भर जाके निकल जाती है हमें। 12 बजे, 3 बजे, 4 बज जाते हैं। हर घंटे का अलार्म लगा कर सोते हैं कि अब तो पानी आएगा, पानी आएगा। पानी नहीं आता बिल्कुल भी। कितनी भी कंप्लेंट कर करके परेशान हो जाओ, बिल्कुल पानी नहीं आता यहाँ पे। थोड़ा बहुत परेशान है भैया। पूरी रात जगे रहते हैं हम, तो बीमार भी हो रहे हैं। पानी आई नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तो पूरा सालों से चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ तो। नाले का पानी आता है एकदम बिल्कुल गंदा पानी। किसी भी टाइम चलाओ। कई बार शिकायत की है। मेरे पास वीडियो है कम से कम 3 साल पुरानी। अभी वो वीडियो मैंने बना के और वो भी भेजा,
लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। एक भीषण गर्मी के अंदर लोगों को एक तो गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से अगर जल संकट हो जाए तो कितनी मुश्किल हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। इस बीच भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफियाओं पर FIR दर्ज करने की मांग की। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में चल रहे जल संकट पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की आप पार्टी सरकार दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश कर रही है। दिल्ली जो एक एक बूंद को तरस रही है उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। जवाब देंगे आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना कि आप दिल्ली का जो प्यासा मार रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए आप लोगों ने अपने लोगों को इस काम पे लगा रखा है, जिसका आरोप हम बार बार लगा रहे हैं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी करते हैं, पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली जल संकट मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी का जल घोटाला सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पानी की नीलामी कर रही है और टैंकर माफियाओं को पानी बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पानी की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है, पानी तो आ रहा है पर यह पानी जा कहाँ आ रहा है, वाटर टैंकर माफिया के पास पानी कैसे आ रहा है, इतना पानी लीक कैसे हो रहा है। और इसका कारण ये है कि दिल्ली जल बोर्ड और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा है। 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कोई भी वाटर पाइप ठीक नहीं करवाए, क्लीनिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से 40% पानी बर्बाद हो जाता है। और जो बचा कुचा पानी है दिल्ली की जनता का, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साठगांठ की हुई है वाटर टैंकर माफिया के साथ मिलकर। और जैसे पानी आता है वो पानी वाटर टैंकर माफिया को दे देते हैं और भारी भरकम कीमतों पर उसको बेचा जा रहा है, पानी की नीलामी हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट 2024 को लेकर सभी के संदेह साफ करने के लिए विस्तृत जानकारी शेयर की है। इसमें नीट परीक्षा का मतलब 5 मई को हुई परीक्षा से जुड़ी जानकारी, NTA का मैंडेट, परीक्षा के हाईलाइट, नीट में टॉप स्कोर करने वाले राज्य, उत्तर की जानकारियां आदि उपलब्ध हैं। नीट परीक्षा परिणाम में ग्रेस मार्क्स, एक ही सेंटर में 8 टॉपर्स, 67 कैंडिडेट्स के 720 अंकों पर NTA ने स्पष्टीकरण दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा की काउंसलिंग नहीं टाली जाएगी, साथ ही री एग्जाम भी नहीं होगा और वो NTA का पक्ष भी सुनना चाहेंगी। NTA पर लग रहे इतने आरोपों के बीच एजेंसी ने जानकारी शेयर कर छात्रों के सवालों का जवाब देकर अपना पक्ष रखा है। मामले पर NTA ने अपना पक्ष रखा है और जो सवाल हैं वो ये है कि क्या 1563 के अलावा कोई और उम्मीदवार था जिसे ग्रेस मार्क्स मिले हैं नीट परीक्षा पर, जिसमें NTA का पक्ष है। ग्रेस मार्क्स को लेकर NTA ने कहा है कि सिर्फ 1563 उम्मीदवारों को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि परीक्षा शुरू होने में देरी हो गई है। लॉस ऑफ टाइम की वजह से इन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या 720 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को एक प्रश्न के 2 सही उत्तर होने के अलावा ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा हुआ है। और इस पर जो NTA का पक्ष है वो ये है कि दरअसल फुल मार्क्स पाने वाले 67 में से 44 ऐसे छात्र थे जिनका जवाब आंसर के चैलेंज होने के बाद सही किया गया और नीट परीक्षा में आए प्रश्न के उत्तर में 2 ऑप्शन सही थे। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने किसी भी एक उत्तर को चुना था उन्हें बाद में अंक दे दिए गए। ऐसे कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं। NTA ने कहा कि जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ है सिर्फ उन्हें ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो नीट परीक्षा पर जो सवाल हैं उन पर NTA के पक्ष भी हैं और जो ये सवाल हैं उनके जो उत्तर हैं वो भी स्पष्ट रूप से NTA ने दिए हैं। और जो एक 720 अंक लाने वाले जो प्रश्न का जो उत्तर था उसका भी जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 ऑप्शन ही सही थे और जिन कैंडिडेट्स ने किसी एक उत्तर को दिया था
जिसमें लॉस ऑफ टाइम हुआ था उन्हें ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो 1563 के अलावा कोई और उम्मीदवार था जिसे ग्रेस मार्क्स मिला है, उसमें भी उन्होंने उत्तर दिया है और इसमें भी जो एक विस्तृत उत्तर है उसमें दिया गया है। तो ये जो है नीट परीक्षा पर एनटीए का पक्ष है, जो सवाल हैं उसके जो पूरे जवाब हैं वो दिए गए हैं। और ये सवाल हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो उनके उत्तर हैं वो भी दिए गए हैं। तो एनटीए ने भी अपना पक्ष रखा है नीट परीक्षा पर जो सवाल थे उन पर। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी न्यायिक आयोग ने बीआरएस प्रमुख और पूर्व सीएम केसीआर को नोटिस भेजा है। नोटिस में केसीआर से तेलंगाना में उनके कार्यकाल के दौरान यदाद्री पावर प्लांट, एमचराला पावर प्लांट और छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद में हुई अनियमितताओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। ये आरोप है कि बिजली खरीद समझौते मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया। आयोग ने केसीआर को जवाबदेही के लिए 15 जून तक का समय दिया है। वहीं बीआरएस प्रमुख ने जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक का समय मांगा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर केसीआर का जवाब संतोषजनक नहीं मिलता तो उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाएगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में कमान संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर साल 2024-25 में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि एप्पल ने चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में ही 2 बिलियन एक्सपोर्ट के दायरे को पार कर लिया है, जो कुल उत्पादन का 81% है। बता दें कि अब तक 2 महीनों में एप्पल ने $2.6 अरब का मोबाइल उत्पादन किया। पीएलआई स्कीम के तहत एप्पल ने इस साल $10 अरब के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिसका 25% 2 महीनों में ही हासिल कर लिया गया। बीते साल एप्पल ने भारत से $14 अरब के उत्पादन और $10 अरब का एक्सपोर्ट लक्ष्य हासिल किया था। आईटी मंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वैल्यू चेन की दूसरी बड़ी कंपनियां भी पीएलआई योजना के तहत आईटी हार्डवेयर सेक्टर में निवेश बढ़ाने जा रही हैं। और अब बात आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस से जुड़ी खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग का एक वीडियो साझा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती प्रदान करता है। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें
और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। केरल के इडुक्की के राजाक्वाड गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा श्वेता जिनेश ने साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत योगदान देता है। श्वेता जिनेश चौथी कक्षा से ही योग का अभ्यास कर रही हैं और अब वे एक कलात्मक योगाभ्यासी हैं। श्वेता ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं और कलात्मक योग में अपने योग कौशल को साबित किया है और अब वे एक राज्य स्तरीय योग विशेषज्ञ हैं। मैं पिछले 6 सालों से योग सीख रही हूँ। मैं पिछले 4 सालों से राज्य स्तर पर योग प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हूँ और अगले साल राष्ट्र स्तर पर भाग लेने की उम्मीद कर रही हूँ। स्कूल से राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकी। मुझे उसके हुनर पर गर्व है। उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। यह लयबद्ध योग में भी माहिर है। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद घर पर बेकार बैठे रहते हैं। ऐसे में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण ये बन सकता है, लेकिन अगर ऐसे लोग योग का अभ्यास करें तो वे ऐसी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। केरल के इडुक्की जिले के थोडुपुझा में बुजुर्गों का एक ऐसा ही लगातार प्रयास देखने को मिल रहा है। ये वरिष्ठ नागरिकों का समूह है जो नियमित रूप से योग का अभ्यास करता है और साथ ही ये भी संदेश देता है कि योग का अभ्यास करने की क्षमता के आगे उम्र की कोई सीमा की बाधा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बांग्लादेश के चटगांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त ने इनायत बाजार महिला कॉलेज और क्वांटम फाउंडेशन के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 150 से ज्यादा छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इस दौरान जीडीपी में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के एजेंडे के लिए पीएचडी चैम्बर की ओर से 10 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए हैं। इनमें रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में दोहरे अंक में वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, बढ़ती महंगाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहेगी। बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% रहेगी, जबकि पहले इसके 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। साथ ही घरेलू मांग भी वित्त वर्ष 2024 में शानदार बनी रही। निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छा काम हुआ, जहां महंगाई दर सितंबर 2023 के बाद से 2 से 6% के दायरे में बनी रही। वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 में 2.6% रहेगी, जबकि 2025-26 में इसके 2.7% रहने का अनुमान है।
वैश्विक बाजारों की नरमी के बीच भारतीय शेयर बाजार ने केंद्र में मोदी 3.0 सरकार के मंत्रियों के कार्यभार संभालने के दौरान बुधवार को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 159 अंक की बढ़त के साथ 76,616 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 60 अंक की बढ़त के साथ 23,325 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सेंसेक्स फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हुए 77,000 के आंकड़े के पार निकल गया। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 476 अंकों की बढ़त के साथ 76,933 के स्तर पर और निफ्टी 146 अंकों की बढ़त के साथ 23,411 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। इस समय जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसके बाद से सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने नए हाई बनाने शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल अगर इस समय मार्केट का कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स में नए हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं और पीएसयू, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, पावर ऐसे सेक्टर हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर यहां पर इस समय चल रहे हैं। फिलहाल अभी निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो जल्द ही निफ्टी 23,500 के जादुई आंकड़े को छू सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो वो भी इस समय अपने हाई पर चल रहा है और जिस हिसाब से वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जल्द ही 80,000 के आंकड़े को यहां पर सेंसेक्स छूता हुआ नजर आ सकता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं से जो मंदी के संकेत थे वो बादल यहां पर छटते हुए नजर आ रहे हैं। भारत विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उद्योगों से लेकर स्टार्टअप तक भारत की अर्थव्यवस्था हर मंच पर सकारात्मक संकेत दिखा रही है। हाल ही में आई मैन पावर ग्रुप की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इस प्रगति का समर्थन करती है। इस वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% अंक की वृद्धि के साथ भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने में छठे स्थान पर रहा है। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार ये आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंक ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 8.2% विकास दर और आर्थिक लचीलेपन से बाजार में नई नौकरियों की उम्मीद जगती है। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी रोजगार और नई आर्थिक गतिविधियों से भारत की स्थिति मजबूत रहने वाली है। और अब एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सरकार 35 से 40% मूल्यवर्धन स्थानीय तौर पर किए जाने का लक्ष्य रख सकती है। इस तरह अप्रैल 2020 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण PLI के लिए 18 से 20% मूल्यवर्धन को अब दोगुना किया जाएगा। आईफोन के आई के साथ उतारे गए iOS 18 लॉन्च के एक दिन बाद ही एप्पल के शेयर मंगलवार को 7% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस उछाल से एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य के बहुत नजदीक पहुंच गई। एप्पल का शेयर 7.3% चढ़कर दिन के अंत में $207.15 पर पहुंच गया। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक को 7,250 करोड़ रुपए के IPO के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। ओला इलेक्ट्रिक IPO लाने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी होगी। प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में 16,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने की सोच रही है। देश में अभी इलेक्ट्रिक कार के 4 मॉडल बेच रही कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 तक 6 नए मॉडल उतारने का उसका इरादा है। यूटिलिटी वाहनों का निर्यात मई में 50.5% बढ़ा है, जबकि घरेलू थोक बिक्री और उत्पादन में क्रम से 17.6% और 26.9% का इजाफा हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। भारत ने मई में 24,490 यूटिलिटी वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले साल मई में किए गए 16,274 निर्यात की तुलना में 50.5% अधिक है। फूड डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस यूनिट ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपए का ताजा निवेश करेगी। इस ताजा निवेश के साथ ही अगस्त 2022 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद से जोमेटो ने इसमें कुल 2,300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ लंबी अवधि की साझेदारी की है। गूगल क्लाउड के जेमिनी मॉडल के साथ साथ गूगल की नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए कंपनी व्यापक आधार पर JNI अपनाने के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान विकसित करेगी। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने एज ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिसाइल, हथियार, मानव रहित प्लेटफॉर्म और साइबर सिस्टम में रणनीतिक क्षमता साझा करेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनी साथ मिलकर भारत और UAE में R&D और डिफेंस एवं एरोस्पेस की प्रोडक्शन और रखरखाव की सुविधाएं लगाएंगी।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत शेयरों की बिक्री के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा बैंक राइट्स इशू या QIP के जरिए बाकी रकम जुटा सकता है। फंड का इस्तेमाल बैंक के बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने में किया जाएगा। IT सेक्टर की कंपनी ACL टेक को करीब 2,323 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर जर्मनी के कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक APO बैंक से मिला है। ACL टेक का कहना है कि उसे ऑर्डर 7.5 सालों में पूरा करना है। राहुल भाटिया के इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिगो एयरलाइन में 2% हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सेदारी 3,367.30 करोड़ रुपए में बेची गई। यह सौदा 4,362.04 रुपए प्रति शेयर के एवरेज प्राइस पर किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो के बीच PM श्री पर्यटन वायु सेवा कल से शुरू हो रही है। 6 सीटों वाले 2 विमानों के जरिए संचालित होने वाली इस सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 जून को भोपाल हवाई अड्डे से करेंगे। पहली उड़ान भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली की होगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात कार्रवाई करते हुए जिले के कलेक्टर और SP को हटा दिया है। साथ ही नए कलेक्टर और SP की तैनाती जिले में की है। जारी आदेश के मुताबिक बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर के पद पर IAS दीपक सोनी और SP के पद पर अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को तैनात किया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस ने अभी तक 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए। साथ ही अलग अलग 8 FIR दर्ज की हैं। इसमें 40 से 50 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बलौदाबाजार में सतनाम पंथ के धार्मिक स्थल अमर गुफा के जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले की जांच और अन्य मांगों को लेकर सतनामी समाज के कई संगठन आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय में आग लगा दी। सतनामी समुदाय के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और घटना की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ घटना हुई थी वो अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है। यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको अवश्य सजा हो, आदि आदि बातें। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा हुआ है। बालू से भरा ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। झोपड़ी में सो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक गंगा किनारे से बालू लेकर हरदोई जा रहा था। इतने में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकलवाया, लेकिन एक बच्ची को छोड़कर सभी की मौत हो गई। हादसे में घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दक्षिणी कुवैत के मंगाफ शहर में एक इमारत में लगी आग में 41 लोगों की मौत हो गई। जिस इमारत में आग लगी थी उसका इस्तेमाल श्रमिकों के आवास के लिए किया जाता था और हादसे के समय वहां बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। देश के उप प्रधानमंत्री शेख फहाद यूसुफ सऊद अल सबाह ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने रियल एस्टेट मालिकों पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए और उनके लालची रवैये को भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे अधिकारियों को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद दर्जनों लोगों को बचाया गया, लेकिन आग से निकलने वाले धुएं के कारण दम घुटने से कई लोगों की मौतें हुई। बाद में आग पर काबू पा लिया गया और अधिकारी हादसे के वजहों की जांच कर रहे हैं। हालांकि हादसे में हताहत हुए श्रमिकों के रोजगार के प्रकार या मूल स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर 965655052246 जारी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हुई मौतों पर दुख जताया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर से गहरा सदमा लगा है। जानकारी के मुताबिक करीब 40 से अधिक मौतें हुई हैं और 50 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। हम आगे की जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जिन्होंने दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूरी सहायता प्रदान करेगा। स्पेनिश द्वीप पर भारी बारिश के बाद
पाल्मा डी मलोका हवाई अड्डे के आसपास बाढ़ का पानी भर गया। जारी वीडियो में हवाई अड्डे के बाहर पार्किंग एरिया में वाहनों को टायरों तक डूबा देखा गया। वहीं वाहनों के आवागमन में भी बाढ़ का असर साफ तौर पर देखा गया। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी AEMET ने बताया कि हवाई अड्डे पर तकरीबन 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बारिश दर्ज की गई, जो 1 घंटे से भी कम समय में 9 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। दक्षिणी चिली में भारी बारिश से लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 400 घरों में पानी भर गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिली पुलिस और बचाव टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं कई अन्य क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया गया है। अराउको शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया। इसके साथ ही बताया कि दोनों भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने रूस के साथ इस मामले को सख्ती के साथ उठाया और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी की मांग की। भारत की ओर से ये भी मांग की गई है कि रूसी सेना द्वारा हमारे नागरिकों की किसी भी आगे की भर्ती पर रोक लगाई जाए। ऐसी किसी भी तरह की गतिविधियां हमारी साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी। इसके साथ ही भारत ने रूस में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से निवेदन किया है कि वो रूस देश में रोजगार ढूंढते समय सावधानी बरतें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को क्रेमलिन में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ बैठक की। पुतिन ने इस दौरान ब्रिक्स राष्ट्र समूह में तुर्की की रुचि का स्वागत किया। हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री से उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर सवाल भी पूछे गए थे। इस पर फिदान ने भी सहमति जताई, हालांकि उन्होंने इसके बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताया। इजरायली सेना ने मंगलवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला किया। ये जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 6 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि मृतकों में से 4 सशस्त्र आतंकवादी थे जो फिलिस्तीनी शहर जेनिन के पास हुफ्दान गांव में सैनिकों के साथ गोलीबारी में मारे गए। वहीं फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों ने कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि गाजा में इजरायल हमास युद्ध से पहले ही वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ रही थी। तब से आतंकवादी समूहों पर लगातार सेना के छापे, फिलिस्तीनी गांवों में यहूदी निवासियों द्वारा हिंसा और घातक फिलिस्तीनी सड़क हमलों के साथ वृद्धि हुई। वेस्ट बैंक और गाजा वे क्षेत्र हैं जिन पर इजरायल ने 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। ये उन जमीनों में से है जिन्हें फिलिस्तीनी एक स्वतंत्र राज्य के लिए चाहते हैं। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम पहली बार हो रहे इंग्लैंड के खिलाफ द्विपक्षीय T20 सीरीज के लिए 15 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। सीरीज के मैच मुकाबले 18 से 27 जून तक खेले जाएंगे। इससे पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के जर्सी का भी अनावरण हुआ। इस मौके पर इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की संरक्षण रीना जैन मल्होत्रा ने कहा कि टीम इस टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इनवाइट करा इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स को कि वो उनके मैदान में आए और एक बायलैटरल सीरीज़ खेले। तो ये बायलैटरल सीरीज़ 7 दिन खेली जाएगी, 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक, और सभी हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। और इसकी तैयारी करने के लिए 7 तारीख से 13 जून तक हमने कर्नल सिंह स्टेडियम में जो कैंप लगाया है उसमें बहुत ही हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, मे इट भी हमारे पुराने क्रिकेटर्स जैसे मनोज प्रभाकर जी, मे इट बी आवर हेल्थ एडवाइज़र, डाइटिशियंस, एवरीबडी, आवर कोचेस, एवरीबडी इज़ गिविंग देम डे एंड नाइट ट्रेनिंग। और पूरी हमारी कोशिश है कि हम इंग्लैंड को उन्हीं की ज़मीन पर हरा के वापस आए। वहीं भारतीय डेफ टीम के हेड कोच संतोष कुमार राय ने सीरीज को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। मेन फोकस होता है कि रिजल्ट पे नहीं बल्कि हम कैसा खेल रहे हैं।
हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना होता है। और जब हम वर्ल्ड कप में गए थे तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया था। सेमीफाइनल में भी सुपर ओवर में मैच गया हुआ था, तो टीम के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। कभी कभी हार्ड लक हो जाता है, तो टीम के सिलेक्शन में यही हम ध्यान रखते हैं कि सिलेक्शन बिल्कुल फेयर होना चाहिए और जो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको हम मौका देना चाहिए, तो यही ध्यान में रखा जाता है। और जो सपोज़ किसी का फॉर्म नहीं है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, तो इसीलिए हमारे पास रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अब तक अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाने वाली मेज़बान अमेरिका से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में 2-2 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में जगह पक्की करने का होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। आईसीसी टी20 विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना तीसरे ग्रुप मुकाबले में मेजबान अमेरिका के साथ होने जा रहा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम जब न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र सुपर 8 में स्थान बनाने की होगी। भारत ने टी20 विश्व कप 2024 में अपने पहले 2 मैच लगातार जीतकर शानदार शुरुआत की है। खास तौर से उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार 119 रनों का लक्ष्य बचाया था, उससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। भारतीय टीम ने विश्व कप से ठीक पहले आईपीएल खेला है, तो उनके सभी खिलाड़ी टी20 क्रिकेट की अच्छी लय में हैं। विश्व कप से पहले उन्होंने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को हराया था। हालांकि पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा तो अच्छी लय में लग रहे हैं, लेकिन विराट कोहली पहले दोनों मुकाबलों में जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में वो इस मुकाबले में फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। जायसवाल खेलते हैं तो विराट फिर अपने पसंदीदा नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव भी पहले 2 मैच में असफल रहे हैं, जिसके कारण उनके चयन पर सवाल उठने लगे हैं। ऋषभ पंत ने चोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत में वो सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। न्यूयॉर्क की उतार चढ़ाव भरी पिच पर तेज गेंदबाजों की भूमिका फिर से अहम होने वाली है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाज अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी इनका अच्छा साथ दिया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ा था। वहीं मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। दूसरी तरफ बात अगर अमेरिकी टीम की करें तो टीम ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भारत उन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन किया है और भारत के खिलाफ जीत उनका सपना होगा। अगर यूएसए को बुधवार को बड़ा उलटफेर करना है तो सौरभ नेत्रवलकर, आरोन जोन्स जैसे खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस मैच में भारत के खिलाफ 6 भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलने वाले हैं। प्रतियोगिता में अमेरिका काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में वो 8.51 की रन रेट से रन बना रहे हैं, जो तीसरा सर्वाधिक है। न्यूयॉर्क से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी में कौन सी सावधानियां आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकती हैं, आइए समझते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी-कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो हल्की गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे किसी को पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है, या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए,
या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा है लू लग जाने का, और खासतौर से वो लोग जो ज़्यादातर अपना समय बाहर बिताते हैं, जैसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, जो फैक्ट्री वर्कर जो खुले में काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी को लू लगती है तो उसमें शुरू के लक्षण आते हैं कि उसे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगना शुरू होती है, शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू होता है, दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि पैल्पिटेशन या घबराहट महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर और कम होता है तो थोड़ा भी कोई काम करने में चक्कर आते हैं या वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। ऐसे सब कंडीशन में तुरंत फर्स्ट एड देना भी ज़रूरी है, और कई केसेस में ऐसे पेशेंट को तुरंत नजदीक के डॉक्टर को या हॉस्पिटल में ले जाना भी जरूरी हो जाता है। गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। उस व्यक्ति को उस गर्म एनवायरनमेंट से दूर ले जाएं, जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ के बजाय ऐसे कमरे में ले जाएं जहाँ थोड़ी ठंडक है, जहाँ खिड़कियाँ खुली हैं, थोड़ी फ्रेश एयर आएगी। आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, पंखा झल सकते हैं, और गीले कपड़े से बदन को पोंछ सकते हैं। अगर उसने कुछ टाइट कपड़े पहने हैं तो हम उन्हें कपड़ों को लूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। साथ ही अगर एम्बुलेंस या ऐसा साधन है जिससे हम तुरंत उसे नज़दीक के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में हमें डिले नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।